नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी का स्वागत केजीएस में। आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू केजीएस अगेन एट दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ में चला रहा हूँ रैंक बूस्टर सीरीज। आज हमारे पास क्लासरूम 3 का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं पार्ट 1 के वर्ड मीनिंग्स की। और आई होप कि आपने उसको याद किया होगा, फेयर जरूर किया होगा। लेट्स क्विकली गो थ्रू द एक्सरसाइज वर्क नाउ फॉर पार्ट नंबर क्लासरूम नंबर 3 पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के साथ में आप वीडियोस को देखेंगे जब, तो यहाँ पे मैंने इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं क्लास 3 पार्ट 2 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन क्लासरूम नंबर 3 पार्ट 1। ठीक है, सो आई होप सारे बच्चे प्रैक्टिस में लगातार जुड़े हुए हैं और सेशन को बहुत ज़्यादा पसंद जरूर कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो बताइएगा कहाँ पे इंप्रूव हो सकता है, अगर कर रहे हैं तो बताइए और क्या बेटर कर सकता हूँ और क्या चीज़ आपको चाहिए। मोर ओवर, अगर ये लिंक को शेयर नहीं कर रहे हो तो बेटा ये तो बेइंसाफ़ी हो रही है, तो लिंक को शेयर भी करा करो, फ्रेंड्स के बीच में बताया करो अबाउट दिस क्लासेस। जितना मैक्सिमम स्प्रेड कर सकते हो इन क्लासरूम्स के बारे में, उतने बच्चों का बेनिफिट करवाना है। ठीक है, तो चलिए इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। लेट्स स्टार्ट दिस 15 मिनट डेली सेशन। एंड अगेन इस डेली शो के अंदर आज हमारे पास मिलेगा चेकिंग वर्क ऑफ योर क्लासरूम नंबर 3 एक्सरसाइज बेस्ड चेकिंग वर्क। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आता है आपके पास, द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी फेलियर वॉज सो। अब देखो आज सेंटेंस वाले आपके पास क्वेश्चंस हैं। अगर आप सेंटेंस पढ़ लोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। और लॉ ऑफ एलिमिनेशन तो लगाना ही है, हमें निकालने हैं सानोनियम्स। और आप क्या लगाओगे सेंटेंस के अंदर? लॉ ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, और आप हमेशा ध्यान रखना सेंटेंस का सेंस भी पढ़ना। मतलब पहले क्या करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है द सेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद में फिर चेक करना कि हमें क्या निकालना है, सानो निकालना है या फिर एंटो निकालना है, उसमें इसको चेक करना। ठीक है, अगर सेंटेंस का सेंस नेगेटिव निकलेगा तो सानो निकालने में नेगेटिव मीनिंग चाहिए होगा। अगर सेंटेंस का सेंस नेगेटिव निकलेगा तो एंटो निकालने के लिए पॉजिटिव मीनिंग चाहिए होगा। वाइसे वर्सा, अगर आपके पास सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है और आपको उसका चाहिए साइनो, तो वर्ड भी नेगेटिव होगा। अगर आपका सेंटेंस का नेचर नेगेटिव है और उसमें आपको चाहिए उसका एंटोनियम, तो आपको पॉजिटिव वर्ड को चुनना पड़ेगा। लॉ ऑफ एलिमिनेशन लग जाता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से करना। अब चलो पढ़ के देखते हैं सेंटेंस को। द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी फेलियर वॉज सो डैश दैट इवन डिकेड्स लेटर द इकोनॉमी कुड नॉट फुली रिकवर। तो ये बात समझ आती है कि ये हिस्सा नेगेटिव है, तो हमारे को नेगेटिव मीनिंग ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास नेगेटिव मीनिंग ही आएगा, पॉजिटिव सेंस नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पास मॉडरेट, तो मॉडरेट तो मध्यम हुआ, ये तो नहीं चाहिए हमारे पास, ये तो आपके पास नेगेटिव मीनिंग है नहीं, हमें तो सानो निकालना है। हाँ, अगर एंटो निकालना होता तो सोचता, लेकिन एंटो तो पूछा नहीं उसने, सानो ने पूछा है सिमिलर मीनिंग। तो आंसर विल बी कैटास्ट्रोफिक। बी इज द राइट आंसर। ट्रिवियल होता है नगण्य, ना के बराबर, कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं मतलब, तो ये आंसर नहीं आएगा। मार्जिनल और मॉडरेट होते हैं मीडियम। ठीक है, तो ये भी दोनों ऑप्शन नलिफाई हो गए, तो बी इज द राइट आंसर फॉर यू। ठीक है, आई होप आप समझ जाओगे कि मैंने लॉ ऑफ एलिमिनेशन कैसे लगाया है। आगे देखिए, डिस्पाइट रिपीटेड सेटबैक्स। सेटबैक्स होते हैं मतलब मानसिक धक्का या रुकावटों के लिए, तो यहाँ पे आपके पास वही बनता है हिंड्रेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार हिंड्रेंसेस पड़ी, बाधाएं आई, रुकावटें आई, बॉटलनेक्स आई, लेकिन उसने ना क्या करा, शायद वो अडिग रहा। ठीक है, तो क्या बनता है, डिस्पाइट से बन जाता है सेंटेंस के अंदर एडवर्सेटिव नेचर। ठीक है, चाहे कितने ही बुराइयां आई हो, ये हिस्सा नेगेटिव हुआ तो ये हिस्सा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और हमें निकालना है सानोनियम निकालना है। हमें क्या निकालना है, सानो निकालना है। तो अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव चाहिए होगा। अब लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाओ। सेंटेंस आया है लिख करके, डिस्पाइट रिपीटेड सेटबैक्स हर डैश अलाउड हर टू रीबिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्क्रैच। मतलब उसने पॉइंट 0 से एक तरह से पुनः निर्माण किया अपने संस्थान का, हार नहीं मानी। तो आंसर देखो क्या लगता है, फ्रेजिलिटी होता है नाजुक, जो आसानी से झुक जाए, टूट जाए। ठीक है, इंडिसीजन फैसला न ले पाना, हेजिटेशन झिझक, तो रेजिलियंस इसका आंसर है, दृढ़ता दिखाना। ठीक है, अभी आपने सीखा था रेजिलियंस शब्द, दृढ़ता दिखाना, डिटर्मिनेशन दिखाना। ठीक है, स्ट्रेंथ दिखाना अपनी, तो ये बनता है रेजिलियंस के थ्रू। ठीक है, तो आंसर इज ए इन दिस केस। आपका आंसर बनता है इसका ए ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट सेट हमारे पास फिर से सानो निकालने के लिए है। अब इस पोर्शन में हमारे पास आता है, द कमिटी डिमांडेड अ डैश रेगुलेटरी फ्रेमवर्क that could withstand legal security and public presence। मतलब कमेटी ने मांग करी कि उन्हें एक ऐसा वहाँ पे एक फ्रेमवर्क चाहिए, ऐसा ढांचा चाहिए
ठीक है, कंट्रोलिंग ढांचा चाहिए जो कि सामना कर सके, किस चीज़ को प्रोवाइड कर सके, लीगल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके और पब्लिक प्रेजेंस को मैनेज कर सके। तो उन्हें चाहिए था काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी रोबस्ट, है ना, काफ़ी रोबस्ट प्रणाली चाहिए थी। उन्हें सुपरफिशियल क्यों चाहिए होगी, सतही सतह पे, मतलब गहराई में नहीं करना कुछ, क्या वो तो चाहते हैं बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क मिले उन्हें। ठीक है, तो ये चला गया। टेंटेटिव होता है पॉसिबली, टेंटेटिव का होता है संभावित, तो वो संभावित की बात क्यों करेंगे भाई, है ना। उसके बाद फ्रिजाइल होता है नाजुक। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके पास हो गए नलिफाई, लॉ ऑफ एलिमिनेशन से मैंने सेंटेंस पढ़ के उसका मीनिंग निकाला और फिर मैंने अपने ऑप्शंस को तलाशा। उसके बाद में अगले पे आते हैं, व्हाट वाज वंस हेल्ड एज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जो एक ज़माने में मानी जाती थी तकनीकी उन्नति के तरह से, सून टर्न इनटू अ, बहुत जल्दी वो टर्न कर गई इनटू अ डैश फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा विनाश का कारण साबित हो गई वो, है ना, बहुत ज़्यादा उनके लिए चैलेंजिंग शुरू हो गई। सून टर्न आउट टू बी अ बेन, जो कि पॉजिटिव से शुरू हुई थी, कुछ समय बाद में, ठीक है, कुछ समय बाद, ठीक है, वो शाप में बदल गई। ठीक है, वो किस में बदल गई, शाप में बदल गई। ठीक है, तो जब वो शाप में बदल गई तो इट टर्न इनटू अ बेन। ठीक है, वो छोटे व्यापारियों के लिए बेन में बदल गई। अगर बून होता है तो प्लस पॉइंट हो गया, रिलीफ हो गया, प्लस पॉइंट हो गया। असेट का मतलब भी प्लस पॉइंट होता है, संपत्ति बन गई। हमें वो वर्ड चाहिए था जो नेगेटिव बताता है, तो नेगेटिव वाला वर्ड सिर्फ कौन सा था आपके पास, बेन, क्योंकि उसने बोला कि हालांकि उनको कुछ समय के लिए कामयाबी मिली, बाद में जो थे उनके लिए एक समस्या बन गई, वो ई कॉमर्स एक समस्या बन गई। तो बेन इज द राइट आंसर फॉर दिस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, साइनो निकालना है इसमें भी। इट इज डैश दैट द डेटा बी वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली बिफोर पब्लिकेशन गिवन द सेंसिटिविटी ऑफ द इशू, मतलब ये ज़रूरी है कि हम डेटा को पहले पुष्टि कर लें, वेरीफाई कर लें, यानी कि पुष्टि कर लें, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा संवेदनशील मामले पर वो डेटा दिया गया है। ठीक है, छापने से पहले उसको जरा वेरीफाई कर लें। तो इट इज इम्पेरेटिव, ये आवश्यक है कि, ठीक है, वो आवश्यक है कि ऐसा किया जाए। तो इम्पेरेटिव द राइट आंसर। ऑप्शनल वैकल्पिक है, मतलब करें ना करें का फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऑप्शन कैंसल्ड है, ट्रिवियल कैंसल्ड है, और पेरिफेरल तो सतह पर, सुपरफिशियल के बराबर था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल, सिर्फ सतह सतह पर, नॉट डीप। तो सेंटेंस के अंदर पेरिफेरल भी हट का मीनिंग नहीं होगा। तो इसमें लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगा करके फिर मैंने अपना आंसर निकाला। चलिए जी, अगले हिस्से में देखें हमारे पास क्या है। अगला ऐसा आता है एंटेनिम्स का। अब ये ध्यान रखो, पेपर में कई बार ये गलती आप लोग करते हो कि साइनो का मार्क करते करते सेक्शन चेंज हो जाता है, एंटेनिम्स आ जाते हैं, लेकिन ध्यान ध्यान में हम लोग साइनो मार्क करके आ जाते हैं, या वाइस वर्सा एंटेनिम्स मार्क करके आ जाते हैं जहाँ पे साइनो मार्क करने थे। ठीक है, तो जरा पेपर में हेडिंग्स होती हैं, उन हेडिंग्स को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, देन अपना पेपर अटेम्प्ट करा करो, चाहे एनडी हो चाहे सीडीएस हो। हर साल बहुत सारे बच्चे यही गलती करके आते हैं, जहाँ एंटो मार्क करने थे वहाँ साइनो मार्क कराए, और जहाँ साइनो करने थे वहाँ पे एंटो लगा के आ गए। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने वाली बातें हैं इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी ऑफन डैश स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इवन इन इमरजेंसी सिचुएशंस, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है, अभी आपने रेड टेपिज्म क्लास में सीखा था, मुझसे पिछली क्लास में रेड टेपिज्म बताया था, वैसे ही अफसरशाही होती है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो ये काफ़ी बारी ना क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है, ये बाधित करती है, ये बाधित करती है स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग को, यानी कि क्विक फैसले लेने को ये बाधित करती है, खासकर इमरजेंसी में। मतलब आप ये लगाओ, कंट्री में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और ये लोग अभी पहले मीटिंग कर रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, नहीं, उन्हें तो एनडीआरएफ जैसी चीज़ चाहिए थी कि कहीं पे भूकंप आया फटाफट से पहुंच गए रिलीफ लेकर के, है ना। तब एनडीआरएफ का गठन किया गया, आप लोग जानते हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट वाली बातें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखो क्या बना, एक्सेसिव बर्डन ऑफन बाधित करना, तो इम्पीड्स इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें एंटेनम देना था। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या लगा है, एक्सेसिव बर्डन ऑफन इम्पीड्स। ठीक है, हमारे पास इम्पीड वर्ड आया था, एंटेनम वाली बातें आई, हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए था। ठीक है, तो इस सेंटेंस का ऑपोजिट सेंस देने वाली बातें हैं। तो फैसिलिटेट आप हटा दोगे, इंकरेजेस हटा दोगे, एक्सपेडाइट्स हटा दोगे, इम्पीड विल बी द बेस्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, बाधित करने वाली बातें। उसके बाद में अगला आता है, द न्यू कंपटीशन लॉ वॉज फ्रेम टू कर्ब, कर्ब का मतलब होता है हटाना, स्टॉप। ठीक है, टू स्टॉप, कर्ब करना अमंग डोमिनेंट मार्केट प्लेयर्स। ठीक है, टू कर्ब हटाना। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में देखो आपके पास कार्टलाइजेशन, आपको याद होगा कि उसमें गुड बना देना, है ना, कार्टलाइजेशन का मतलब था गुड बना देना। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, इसमें लोग मोनोपोली बना रहे थे।
राइवलरी बना, ट्रांसपेरेंसी बना है, कंपटीशन बना। द न्यू कंपटीशन लॉ वॉज फ्रेम टू कर्ब यानी कि स्टॉप अमंग डोमिनेंट मार्केट प्लेयर्स। मतलब यहाँ पे इनमें आपस में जो साठ गांठ होती थी इसको रोकने के लिए इन्होंने पॉलिसी बनाई है ना, टू कर्ब राइवलरी, टू कर्ब ट्रांसपेरेंसी या टू कर्ब कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो बनना चाहिए था, इनफैक्ट क्योंकि हमें एंटोनिम निकालना है इसलिए इसका आंसर बनेगा कार्टेलाइजेशन, क्योंकि हमें ऑपोजिट वर्ड देना है, मीनिंग में ऑपोजिट वर्ड आना चाहिए था। ठीक है, तो क्या बनेगा, द न्यू कॉम्पिटिशन पॉलिसी वॉज फ्रेम टू, ठीक है, तो अगर मान लो सेंटेंस के अंदर टू स्मूदन है ना, टू बराबर से ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए है ना, ट्रांसपेरेंट टू मेक, टू कब एनी काइंड ऑफ राइवलरी, टू कब एनी काइंड ऑफ मोनोपोली, तो उसके साथ में ऑपोजिट पे जाओगे तो आप कार्टेलाइजेशन पे जाओगे। ठीक है, तो सी आपको आंसर मार्क करके चलना है। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड आपके पास आता है व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटर लूजेंड द डैश ओवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इरेगुलरिटीज सर्ज। सर्ज होता है उछाल आ जाना, इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज बहुत जल्दी जल्दी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन लूजेंड द डैश, उसने कंट्रोल था, कंट्रोल को उन्होंने हल्का किया तो उसके अंदर रीन्स आया, उन्होंने उसको हल्का किया। ठीक है, तो एकदम से वहाँ पे क्या हो गया, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज सामने आनी शुरू हो गई, उन्होंने पूरा टाइट कर दिया, लूजन अपनी पकड़ थोड़ी सी टर्न उन्होंने छोड़ दी, हल्की कर दी, तो वहाँ पे इरेगुलरिटीज नजर आने लग गई। तो आंसर में आप क्या लगाओगे सेंटेंस के अंदर, व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन लूजन द, पहली बात तो कंट्रोल, रीन्स तो आपके पास लूजन द, अब कंट्रोल की बात आएगी यहाँ पे, रीन्स आना चाहिए था। अब रीन्स का ऑपोजिट सोचो, इसका ऑपोजिट सोचो, इसका जो नियरेस्ट ऑपोजिट बनता है, रीन्स भी कमांड हो गया, ओवरसाइट होता है दृष्टि देखना, विजिलेंस, तो यहाँ पे आपके पास बनता है ओवरसाइट। ठीक है, तो आपके पास बनता है विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता बरतना, तो इसमें बेस्ट आंसर क्या बनेगा, ओवरसाइट। ठीक है, ये बनता है आपके पास। ठीक है, चलिए जी अगले वर्ड के सेट पे आते हैं। द एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश, ये तो इजी है। ठीक है, दैश इवन द एक्सपीरियंस स्कॉलर स्ट्रगल टू, मुश्किल वही समझने में। तो पहली बात तो अगर यहाँ पे लूसिड होता, ठीक है, तो मीनिंग आंसर में आएगा, इट वाज सो लूसिड, मतलब परप्लेक्सिंग नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट का कोई सेंस नहीं है, कोहेरेंट का यहाँ सेंस नहीं है। ठीक है, इट वाज सो लूसिड, वो इतना क्लियर था कि, ठीक है, ऑपोजिट देना ना बेटा, आप लोगों ने ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे परप्लेक्सिंग होना चाहिए था, और परप्लेक्सिंग का ऑपोजिट क्या रहेगा, वो रहेगा लूसिड। और अगर लूसिड वर्ड नहीं होता तो मैं कोहेरेंट लगाता, अगर लूसिड वर्ड नहीं होता तो मैं कोहेरेंट लगाता। ठीक है, कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत क्लोज मीनिंग्स आ जाते हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम्स भी होते हैं, लेकिन फिर आपको नियरेस्ट आंसर लगाना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या बनता है इसके अंदर, यूज ऑफ द वर्ड लूसिड, बिकॉज हमें एंटेनम लगाना था। ओके, अगला वर्ड आपके पास है अ डैश रिव्यू ऑफ द फाइल्स अलाउड सीरियस डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज होते हैं कुछ गलतियां, मिस्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखो सेंटेंस के अंदर अ थरो रिव्यू, ठीक है, मेटिकुलस, कर्सरी या कॉम्प्रिहेंसिव, तो अ थरो रिव्यू, ठीक है, या फिर मेटिकुलस रिव्यू या फिर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, उसने गंभीर, अलाउड सीरियस डिस्क्रिपेंसीज रिव्यू ऑफ द फाइल्स, लेकिन अलाउ कर दिया उसने। ठीक है, सीरियस डिस्क्रिपेंसीज टू पास अननोटिस्ड, टू पास अननोटिस, उसने गलतियां होने दी। ठीक है, तो यहाँ पे थरो इसका आपके पास ऑप्शन बनेगा। अब यहाँ पे कर्सरी होता लिखा हुआ, ऑप्शन में आता है यहाँ पे कर्सरी, अगर यहाँ पे कर्सरी लिखा हुआ आता है तो उसके बाद में अब आपसे पूछा जाएगा तो सतह सतह पे हुआ, तो अब ये देखो इसके अंदर तीनों आंसर्स हैं, लेकिन वी हैव टू पिक द नियरेस्ट। ठीक है, ये सब सही है, तीनों सही हैं, लेकिन नियरेस्ट की बात करें, ठीक है, ये ऐसे सवाल हैं जिसमें आपके पास तीनों राइट आंसर्स हैं, लेकिन नियरेस्ट निकालने की बात आती है, तो यहाँ पे कर्सरी अगर मान लो सिर्फ सतह सतह पर है तो डीप होता है थरो। ठीक है, नियरेस्ट में आएगा आपके पास डीप, और डीप का सबसे पास का जो वर्ड होता है थरो। ठीक है, डीप का सबसे पास वाला वर्ड क्या होता है, थरो। ठीक है, मेटिकुलस होता है मेहनत के साथ, इसमें समय लगता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड। ठीक है, और ये होता है क्या, मेटिकुलस, टाइम कंज्यूमिंग और हार्ड। ठीक है, लेकिन मेहनत से करा हुआ। थरो होता है आपके पास फिर से पूरी तरह से जांचा हुआ, एनालाइज्ड।
ठीक है। तो ये आपके पास एनालाइज का सेंस आना चाहिए था, उसको ढंग से एनालाइज किया गया होगा, हमें ऑपोजिट देना था, ये मत भूलिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा हुआ, ठीक है। आपके पास सारे आंसर्स मैंने बाद में लगा दिए हैं, तो आप लोग इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। करते हुए बस सीरीज़ को फॉलो करिए, थोड़ा सा करते हुए बस सीरीज़ जो अब तक फॉलो नहीं किए हैं, आई एडवाइस इसको फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर से लगातार मेरे साथ बने रहिए इन रैंक बूस्टर सीरीज़। रैंक बूस्टर सीरीज़ में आगे जा करके और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। मैंने कुछ आगे की क्लासेस में, क्लासरूम नंबर आज 3 था, क्लासरूम नंबर 4, 5, 6, 7, इनमें मैच द कॉलम्स, इसमें आपके पास एडियम्स, वन वर्ड, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वोकैबुलरी, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ब, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, ये सारे मैंने कवर करे हुए हैं। धीरे धीरे आप मेरे साथ इसको फॉलो करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आज जो हमारे समय बीता, इसमें हमने एक्सरसाइज लगाया ऑफ योर सेशन। अब हमारे पास बात होगी क्लासरूम नंबर 4 को लेकर के, पार्ट 1 इन द नेक्स्ट क्लासरूम। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लासरूम, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।